प्यारे बच्चों नमस्कार। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। एग्जाम नजदीक आ चुके हैं, मैं आप लोगों के साथ हूं। टेंशन फ्री रिलैक्स होके हमने एग्जाम देनी है। आज की जो क्लास है वो शुरुआत करते हैं 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से। इस चैप्टर्स में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे आज वो होंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, केमिकल रिएक्शंस विद कैरेक्टरिस्टिक्स, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स उनके सब के बारे में आपको बताया जाएगा। बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की, साथ में बैलेंसिंग की। बैलेंसिंग करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। उसके बाद बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हमारे पास जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस है वो काफी सारी हैं, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक से शुरुआत करते करते मेन शुरुआत करेंगे फिर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी फिर हम पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन। फिर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, बात करेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की, तो बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, और लास्ट में बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन की। फिर रिडॉक्स रिएक्शन की टाइप पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, साथ में उनके एजेंट्स। लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा इस चैप्टर का वो होगा कोरोजन, उसके प्रिवेंशन के साथ, रेंसिडिटी उनके प्रिवेंशन के साथ। टॉपिक्स को सीक्वेंस के साथ एक के बाद एक पढ़ेंगे और बहुत आसानी से इजीली सिलेबस कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज होता क्या? फिजिकल चेंज दोज प्रोसेस इन विच नो न्यू केमिकल सब्सटेंस आर ऑब्टेन। जो सब्सटेंस था वही लास्ट में मिला। मेल्टिंग ऑफ आइस, इवेपोरेशन ऑफ वाटर इसका एग्जांपल है। केमिकल चेंज फिजिकल चेंज का बिल्कुल अपोजिट, मतलब जो ओरिजिनल सब्सटेंस में रिएक्शन में लेकर चलता हूं वो लॉस कर देता है अपने नेचर को, अपनी आइडेंटिटीज को, और क्या बन के आता है? एक नया सब्सटेंस, एक नई प्रॉपर्टीज के साथ। इसके जो एग्जांपल है वो आप दे सकते हो, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। आप खाने को देखो, आप कुकिंग ऑफ फूड, आप जो हमारे पास जो कच्चा खाना होता है, जो मतलब कच्ची सब्जियां होती हैं, उनका टेस्ट, उनका कलर क्या है? खाना बनाने के बाद अब उसका टेस्ट, उसका कलर क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड आप इसका एग्जांपल दे सकते हो। आप खाते क्या हो, पचाते क्या हो, एज अ वेस्टेज निकलता क्या है? ये जो प्रोसेस है वो मेरी केमिकल चेंज के अंदर आती है। इसको अच्छी तरह समझने के लिए अब बात करते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की। और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जब समझ आएंगे उसके बाद ही केमिकल रिएक्शन एंड और इक्वेशन ये समझ आएगी। सबसे पहले बात करता हूं रिएक्टेंट की। जो भी सब्सटेंस आप रिएक्शन के अंदर लेके चलते हो शुरुआत में, इनिशियली ओरिजिनल सब्सटेंस रिएक्टेंट कहलाते हैं। प्रोडक्ट मेरे रिएक्शन के अंदर नहीं होते, वो बनते हैं रिएक्शन के बाद, रिएक्शन के दौरान। रिएक्शन के दौरान कैसे? रिएक्टेंट ली, रिएक्शंस कराई, रिएक्शंस कराते कराते प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती चली गई। कैसे? स्टार्टिंग में मेरे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना। रिएक्टेंट कोई भी है मेरा, ए प्लस बी, दो रिएक्टेंट, दो से भी ज्यादा हो सकते हैं। प्रोडक्ट मेरे सी प्लस डी, प्रोडक्ट भी दो से ज्यादा हो सकते हैं। वो धीरे 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 आगे बताया जाएगा। स्टार्टिंग में जो रिएक्टेंट है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 100% होती है, लेकिन मेरे जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन 0% होती है। स्टार्टिंग में मेरे पास प्रोडक्ट नहीं होता, प्रोडक्ट बनता है रिएक्शंस के दौरान। कैसे? किसी टाइम के बाद, मान लो टी मतलब 5 सेकंड के बाद, जो रिएक्शंस जैसे जैसे प्रोसेस्ड होगी चलेगी, जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई 60% हो जाती है। क्यों? क्योंकि इतने मोल जो हमारे बच गए वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई 40%। किसी टाइम मान लो 8 सेकंड के बाद ये 60% से 40% हो जाता है, जबकि ये मेरा 60% से तक पहुंच जाता है। और लास्ट में एक टाइम के बाद ऐसा आता है कि जो मेरा रिएक्टेंट है वो कंप्लीटली रिएक्शन से डिसअपीयर हो जाता है 0%, और प्रोडक्ट मेरा 100% हो जाता है। अब जैसे 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 रिएक्शन प्रोसेस होती गई, घटित होती गई, आगे चलती गई, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती गई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती चली गई।
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का कम होते जाना, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का बढ़ते जाना, केमिकल चेंज ही तो कहलाया। इन केमिकल चेंज की जो सीक्वेंस है उसी को केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की, तो एक बॉन्ड ब्रेकिंग बिटवीन एटम्स एंड फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम, न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टी आर फॉर्म। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो क्या है कि सिंपली इन्वॉल्व रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, या फिर एक बिल्कुल एक वन वर्ड में अगर मैं आपको एक लाइन एक सेंटेंस में कंप्लीट करता हूं तो क्या बोलता हूं कि वो रिएक्शन जिसके अंदर केमिकल चेंजेस हो केमिकल रिएक्शन कहलाए। वो रिएक्शन जिसके अंदर केमिकल चेंजेस हो केमिकल रिएक्शन कहलाए। एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी दे सकते हो, आप नॉर्मल एग्जाम्पल है आपका हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स वाटर। ये आपकी केमिकल रिएक्शन है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस की टेबल, ये भी आपकी केमिकल रिएक्शन है। बात करता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। सबसे पहले तो आप ये बात समझो कि कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये इसका मतलब क्या है, तो उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन की। जो इजिली ऑब्जर्वेबल चेंजेस हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर आराम से देखे जा सकते हैं उनको कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाता है। मेरे पास 5 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले बात करता हूं चेंज इन स्टेट या फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस। अगर नया सब्सटेंस कोई भी बन के आता है किसी भी रिएक्शन के दौरान, अगर ये चीज हमें रिएक्शन में दिखाई दे रही है तो वो भी उस रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स है। उससे जो पता लग जाता है कि ये केमिकल चेंज का एग्जांपल है। केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल पता करने के लिए जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस का निकलना भी क्या है, वो क्या दर्शाता है, क्या इंडिकेशन कराता है कि इसके अंदर रिएक्शन हो चुकी है। कई बार क्या होता है, ज्यादा खाना खा लेते हैं, पेट में बन गई एसिडिटी, आपने इनो ली या उसके अलावा कोई और ऑप्शन में जो भी आप चीज लेते हो, कैसे पता लगा कि जो भी चीज आपने ली है उसने काम शुरू किया नहीं किया? गैस निकलती है। गैस का निकलना क्या इंडिकेशन करा गया कि इन्होंने अपना काम अंदर स्टार्ट किया है, मतलब पेट के अंदर स्टमक के अंदर केमिकल चेंजेस हुआ है, तो वो भी क्या है इंडिकेशन कराता है। या फिर आप जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हो तो जिंक सल्फेट बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो हाइड्रोजन गैस का निकलना भी क्या इंडिकेट कराता है कि केमिकल चेंज हुआ है। उसके बाद बात करते हैं चेंज इन कलर की। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कलर के चेंज होने के कारण पता लगता है कि इसके अंदर रिएक्शन हुई है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है कोरोजन, जंग लगना। लोहे पे जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, Fe2O3.XH2। जंग जब लगता है तो कलर चेंज हो जाता है। स्टार्टिंग में हमारे पास जो आयरन पार्टिकल्स होते हैं थोड़ा थोड़ा ब्लैक कलर के होते हैं, जो नॉर्मली हम देखते हैं वो ब्लैक कलर की कोटिंग में देखते हैं, लेकिन धीरे 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 जब ये मतलब जंग लगना स्टार्ट होता है तो वो ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। तो ये हमें इंडिकेट कराता है कि इसका मतलब यहाँ पे केमिकल चेंजेस हो चुका है, केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। उसके बाद बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सबसे पहले वर्ड समझो प्रेसिपिटेट होता है क्या। प्रेसिपिटेट एक सॉलिड सब्सटेंस होता है। जब दो सॉल्यूशंस को आपस में ऐड किया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो एक सॉलिड सब्सटेंस निकल के आता है। अगर आपसे बात करूं तो हमारे गांव वगैरह में जो लेडीज हैं, हमारे शहर वगैरह में दूध बिलोया जाता है। जब दूध बिलोया जाता है तो उस टाइम वहां मक्खन नहीं होता। स्टार्टिंग में जब हम बात करते हैं, रई डालते हैं, स्टार्ट करते हैं, दूध मिलना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि 2 मिनट बाद आप रई को बंद करके दोबारा चेक करोगे कि हाँ भाई दूध मिल चुका है। नहीं, दूध नहीं मिला। यही आप नॉर्मली देखते हो, दोबारा फिर स्टार्ट करते हो, 5 मिनट बाद दोबारा फिर बंद करके दोबारा चेक करते हो, अब दूध मिल चुका है? नहीं, अभी भी नहीं मिला। आप 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा
कब पता लगा कि नहीं अब हो रही नहीं चलानी, अब हमारा दूध बिल चला? क्यों? मक्खन आ चुका है। मक्खन के जो व्हाइट व्हाइट कलर के जो प्रेसिपिटेट है वो अब सामने आ चुके हैं। एक तरह से वो प्रेसिपिटेट है। नॉर्मल अगर मैं केमिस्ट्री में बात करता हूं तो क्या होता है कि दो सॉल्यूशन को आपस में मिक्स किया जाता है, एक चाइना डिश वगैरह पे नीचे बर्नर वगैरह लगाया जाता है, टेम्परेचर के साथ उसको बर्न किया जाता है, तो ऊपर हल्की 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 एक लेयर तैयार हो जाती है, क्रिस्टल बोलते हैं जिसको। एक तरह से जैसे दूध और ये लगा लो चाय के ऊपर मलाई आती है, सेम उस प्रोसेस की तरह ही बिल्कुल। तो धीरे 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 वो आपको दिखाई देने लग जाती है। वो अलग अलग सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस कलर के क्रिस्टल होंगे, वो सॉल्यूशन कौन सा होगा, उसका नेचर क्या होगा, आप किस किस सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करा रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास जो प्रेसिपिटेट जो क्रिस्टल बन के आए वो क्या होगा, किस कलर के होंगे और कब तक वो हमारे पास सरवाइव कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं टेम्परेचर के चेंज होने की। इंडिकेशन भी एक तरह से बताती है कि रिएक्शन हो चुकी है। कैसे? मान लो एक बच्चा है, उसको फीवर है 102 डिग्री, अब वो टैबलेट लेता, कोई भी टैबलेट लेता है, तो चेक करता है कि 1 घंटे बाद अब उसका जो फीवर है वो 98 पॉइंट कुछ, तो इसका मतलब दवाई है, जो मेडिसिन जो बच्चे ने ली है, क्या काम किया? जी बिल्कुल किया। कैसे किया? टेम्परेचर को लो कर दिया। कैसे कर दिया? 102 से 98 पे आ गया, 102 से 98, तो टेम्परेचर में गिरावट आई है। किसने किसने किया ये सब? मेडिसिन, मेडिसिन के इफेक्ट ने। तो उसका मतलब वहां भी मेरा केमिकल चेंज हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई है। ऐसा नहीं है कि किसी एक रिएक्शन के अंदर केवल एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिले, एक साथ 2, एक साथ 3, एक साथ 4, और हो सकता है क्या पता एक साथ 5 की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल जाए एक एग्जांपल में। अब जैसे नॉर्मली एग्जांपल दिया था आपका जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो जब जिंक की आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हो तो आपके पास जो बनता है वो बनता है जिंक सल्फेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाती है एज अ साइड प्रोडक्ट। अब बड़े ध्यान से समझो, यहां 2 कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल रही है। नंबर 1, एक तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना। नंबर 2, जब मैं इस रिएक्शन को कराता हूं तो टेम्परेचर में काफी चेंज आता है, तो चेंज इन टेम्परेचर। तो एक साथ एक रिएक्शन में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन एक शॉर्ट हैंड मेथड होता है जो रिप्रेजेंट करता है केमिकल रिएक्शंस को उनके सिंबल्स, उनके फॉर्मूलाज के अंदर। जैसे अभी पिछले एग्जांपल में एक केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ी थी, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहां बात करते हैं जिंक के सिंबल की, तो Zn। सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मूला की H2SO4। जिंक सल्फेट के फॉर्मूलाज ZnSO4। हाइड्रोजन गैस के सिंबल H2। तो केमिकल रिएक्शन को उनके सिंबल्स और फॉर्मूलाज में रिप्रेजेंट करना केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो केमिकल रिएक्शंस को उनके सिंबल्स, उनके फॉर्मूलाज में रिप्रेजेंट करने के इस शॉर्ट हैंड मेथड को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अगर मैं बात सिंपल तरीके से करूं
बिल्कुल आपके तरीके से, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, अपनी जो आम भाषा, आम बोलचाल है, कोशिश रहेगी उस तरीके से आपको समझाने की। इसमें अगर मैं बात करूं तो जो वर्ड इक्वेशन है वो मेरी केमिकल रिएक्शन कहलाती है, और उसी वर्ड इक्वेशन को उनके सिंबल्स, उनके फॉर्मूलाज में रिप्रेजेंट करना केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अब एक तरह से हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स वाटर। आपके पास जो ये वर्ड इक्वेशन है वो केमिकल रिएक्शन कहलाती है, और इसी केमिकल रिएक्शंस को इनके सिंबल और फॉर्मूलाज में रिप्रेजेंट करना। हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन सिंबल O2, और वाटर का जो फॉर्मूला है वो है H2O। केमिकल इक्वेशन कहलाता है। यही आपके चैप्टर का मतलब है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसके बाद मैं बात करता हूं केमिकल इक्वेशन को आप लिखते कैसे हो, हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को अगर आप लिखते हो तो उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वो कुछ बातें कैसी हैं कि आपका जो रिएक्टेंट होगा वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होगा, और जितने भी आपके रिएक्टेंट्स होंगे उन सभी के बीच में प्लस का साइन होगा। आपका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा राइट हैंड साइड होगा, और उसके भी जितने भी सब्सटेंस होंगे उनके बीच भी प्लस का साइन होगा। साथ साथ बताता हूं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच डिफरेंशिएट कराने के लिए एक एरो का यूज किया जाता है, जो हमें ये इंडिकेट कराता है कि रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स ये हैं और प्रोडक्ट्स ये हैं। साथ में जितने भी हमारे रिएक्टेंट्स होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे, उनकी सबकी फिजिकल स्टेट भी साथ साथ लिखी जाती है। इन ब्रैकेट्स में हम लिखते हैं उनकी फिजिकल स्टेट। फॉर एग्जांपल सॉलिड के लिए हम S यूज करते हैं, लिक्विड के लिए हम L यूज करते हैं, गैस के लिए हम G यूज करते हैं, डाइल्यूट के लिए हम DIL यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड के लिए हम CONC डॉट यूज करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन के लिए हम AQ यूज करते हैं, प्रेसिपिटेट के लिए हम डाउनवर्ड एरो यूज करते हैं, जबकि अपवर्ड एरो गैस के लिए भी यूज की जाती है। तो गैस में दो नोटेशन है, आप G से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और अपवर्ड एरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन अगर किसी रिएक्शन में अगर आप देखते हो कि प्रोडक्ट के अंदर एरो जो डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब वहां पे वो जो सब्सटेंस है वो प्रेसिपिटेट के लिए, जो वो सब्सटेंस है वो प्रेसिपिटेट है। आप लाइन टू लाइन पढ़ सकते हैं कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको लिखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड में विद द हेल्प ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट एंड फॉर्मूलाज ऑफ कंपाउंड। सेकंड, प्रोडक्ट शुड बी रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी रिटन एज S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस, AQ फॉर एक्वस, DIL फॉर डाइल्यूट, CONC फॉर कंसंट्रेटेड, अपवर्ड एरो फॉर गैसियस प्रोडक्ट एंड डाउनवर्ड एरो प्रेसिपिटेट प्रोडक्ट। साथ साथ आप चेक कर सकते हो कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट को सेपरेट किया जाता है एक एरो हेड द्वारा। और अब उसके बाद जो आपकी मेन बात है वो क्या,
कि जो ये आपके पास एरो होती है, अब इस एरो के ऊपर आप तीन चीजें मेंशन जरूर कर सकते हो। नंबर एक, टेम्परेचर। आप नॉर्मल देखते भी हो 25 डिग्री सेल्सियस, 120 140 डिग्री सेल्सियस इस तरह से एरो पे लिखा हुआ। आप इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हो प्रेशर को। आप वहां देख सकते हो साइड में 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप वहां पे यूज कर सकते हो कैटलिस्ट को। आप देखते हो यहां पे पीटी, खासकर जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट है, और हम आपको आगे बताएंगे वो हमारे जो ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, किस तरह से कौन कौन से एलिमेंट किस तरह से कैसे कहां रखे गए हैं, उनकी क्लासेस हमारी फिर आगे होंगी। तो जो ये हमारे 3 आर्टिकल्स, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट, हम इसको इस एरो हेड पे रख सकते हैं जो डिफरेंशिएट कराती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच। अब क्वेश्चन आता है कि सर टेम्परेचर हम समझ गए, टेम्परेचर होता क्या है, प्रेशर भी हमने बचपन से पढ़ा है, प्रेशर भी हम नॉर्मल समझते हैं, लेकिन कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट एक समाज सेवक है, ये समझो आप। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो खुद किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो अपनी सरफेस प्रोवाइड कर देते हैं कि आप रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल आओ, रिएक्शन कराओ, प्रोडक्ट्स बनाओ, मेरी सरफेस में वापस दे दो। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने का काम करते हैं। फिर आगे इसके भी टाइप्स हैं, इसमें भी फिर एंजाइम्स, पॉइजन्स, इसके बारे में फिर आगे डीपली पढ़ा जाता है। तो कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने का काम करते हैं अपनी सरफेस प्रोवाइड करके, ताकि उसके ऊपर रिएक्शंस हो, रिएक्टेंट्स जल्दी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो, काम पूरा हो, वह अपनी सरफेस वापस ले लो। ये एक तरह से किसी केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। उसके बाद बात करता हूं स्केलेटल अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल ना हो नंबर ऑफ प्रोडक्ट के। मैं बार बार आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जांपल दे रहा हूं, वही सेम H2 प्लस O2 इट गिव्स H2। अगर एक तरह से बात करें तो यहां पे मेरे पास 2 तरह के एलिमेंट हैं। जो मेरे पास एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बात करता हूं लेफ्ट हैंड साइड, बात करते हैं राइट हैंड साइड। अगर बात लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो जो मेरे पास H है वो 2 मोल है, ऑक्सीजन है वो भी 2 मोल है, जबकि राइट हैंड साइड में जो हाइड्रोजन है वो तो 2 मोल है, लेकिन ऑक्सीजन केवल 1 मोल है। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं रिएक्टेंट्स के, प्रोडक्ट्स के, वो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाती है। इसका दूसरा नाम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी है। अब हमें करना क्या है? अब हमें इनको बैलेंस करना है। बैलेंस क्यों करना है? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सपोर्ट कराना है। अब बैलेंस कैसे करूं, किस मेथड से करूं, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है ये बताओ जी। अनबैलेंस को बैलेंस कराना है हिट एंड ट्रायल मेथड से। कैसे कराना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप बात समझो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है, मास होता क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की अगर मैं बात करूं तो मास कैन neither be created nor be destroyed, and total mass of reactant is always equal to total mass of product. मास को ना बनाया जा सकता, ना पूरी तरह से खत्म किया जा सकता, हाँ, लेकिन जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट्स का वो हमेशा इक्वल देखा जाता है, इक्वल पाया जाता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। बेटा सभी का ध्यान यहां हो, इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत 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 जरूरी क्लास है। जो ये मैं टॉपिक बताया अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, ये हमारा 9th क्लास का टॉपिक है, केमिस्ट्री में 9th क्लास 3rd चैप्टर में आता है।
बड़े ध्यान से समझने वाली चीज है। आपका डेडिकेशन से लैक होना उन बंदों के चेहरे पे तमाचा है जो आप में बिलीव करते हैं, जो आप में विश्वास करते हैं। आप उन सबकी इंसल्ट करते हो जब जब आप अपनी कंसंट्रेशन से हटते हो, ध्यान हटाते हो, लैक करते हो। इसलिए ऐसा कभी नहीं करना है और हमारा मेन फोकस यहां होना चाहिए। Law of conservation of mass can neither be created nor be destroyed, and total mass of reactant is always total mass of product. Melting of ice, बर्फ लो, पिघलाओ, पानी कर लो मास पता, जमा दो, दोबारा आइस में कन्वर्ट कर लो, मास पता, हमेशा इक्वल होगा। अगर आपकी लैंग्वेज में, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूं तो क्या है, हम एग्जांपल ले लो, कोई भी नॉर्मल एग्जांपल ले सकते हो। CaCO3 it gives CaO plus CO2। 9th क्लास में आप पढ़ के आए हो। चलो मास निकालते हैं। 1 Ca 1 C3O। चलो रखते हैं, इनका मास रखते हैं। कितना? कैल्शियम एटॉमिक नंबर का लगभग डबल, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 तो मास नंबर 40। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 मास नंबर 12। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 मास नंबर 16। 40 प्लस 12 प्लस 48 100 यूनिट। सेम बिल्कुल। 1 Ca 1 O निकालो। 40 प्लस 16 40 प्लस 16 56 यूनिट। CO2 1 C 2 O 12 16 12 प्लस 32 44 यूनिट। अब दोनों को ऐड कर लो। 56 प्लस 44 100 यूनिट। नंबर ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल आया मास ऑफ प्रोडक्ट। यही है मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी को सपोर्ट कराने के लिए मैं क्या करूंगा? बैलेंसिंग करूंगा। और बैलेंसिंग कैसे करेंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड से। कैसे? आप नॉर्मल क्या करो, जैसे मेरे पास एक वर्ड इक्वेशन है, आयरन प्लस टीम, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन और हाइड्रोजन गैस, ये दो सब्सटेंस एज अ प्रोडक्ट निकाल देता है। आयरन का जो सिंबल है वो होता है मेरा Fe। स्टीम मतलब वाटर का एक ग्रुप है, और वाटर का मेरा पास जो फॉर्मूला है वो H2O है। क्या बन के आया? फेरिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, आयरन की फेरिक ऑक्साइड। 9th क्लास फॉर्मूले काफी सारे कराए थे, उससे एक फॉर्मूला बना लेंगे। फेरिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, आयरन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नॉर्मल, ठीक है। आयरन की आप ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो नॉर्मल Fe3O4, और साथ में क्या है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इवोल्व हो रही है। याद है कैरेक्टरिस्टिक्स अभी बताई थी, इवोल्यूशन ऑफ गैस, हाइड्रोजन का निकलना H2। सबसे पहले तो चेक करो कि कहां गड़बड़ है, ये बैलेंस है या अनबैलेंस है। अगर आप ध्यान से देखो तो Fe1 रिएक्टेंट साइड 1, जबकि प्रोडक्ट साइड Fe3 मोल। उसके बाद चेक करो H2 सेम है, लेकिन ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 4, तो इसमें तो काफी फर्क है। तो अब हमें करना क्या है, बात समझो। अब मैं जब बैलेंस करूंगा तो एक तरह से समझो कि हमें इनको नहीं छेड़ना, इनको एक तरह से बॉक्सेस में पैक कर लिया, इनको नहीं छेड़ना। अब जो भी बैलेंसिंग के लिए मैं इसकी जो भी डिजिट मतलब आगे यूज करूंगा एज अ बैलेंसिंग के तौर पे, तो मैं बैक साइड नहीं करूंगा किसी भी सब्सटेंस के, मैं करूंगा हमेशा आगे। कैसे? Fe
प्लस H2O, इट गिव्स Fe3O4 प्लस H2। सबसे पहले चेक करो कि इनमें सबसे बड़ा सब्सटेंस कौन सा है, जिसका फॉर्मूला आपको लग रहा है कि इन चारों में सबसे बड़ा है, वो ये है। अब यहाँ Fe के कितने हैं, 3 मोल, और यहाँ Fe के 1 मोल, तो 1 को 3 से बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करता हूं। अब Fe तो मेरे 3 मोल हो गए, चलो टेंशन फ्री। लेकिन ध्यान से चेक करो, ऑक्सीजन भी 4 मोल है, और यहां मेरा है ऑक्सीजन केवल 1। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करूं, 4 से मल्टीप्लाई। तो चलो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पे इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दी। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दी तो 4 की मल्टीप्लाई इस पूरे बॉक्स के साथ हुई है। अब पूरे बॉक्स के साथ हुई है तो केवल ऑक्सीजन के जो मोल है वो बैलेंस नहीं हुए, हमारे हाइड्रोजन के जो मोल है ना वो डिस्टर्ब हो गए। कैसे हो गए, अब मेरे हाइड्रोजन 4 2 जा 8 हो गए, जबकि मेरे हाइड्रोजन कहां जो प्रोडक्ट साइड है वो केवल 2 है। तो 2 को 8 के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई। तो 4 इसके आगे लगा देंगे। अब ध्यान से चेक करो, दोनों तरफ Fe3 O4 H8 ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। आप और भी एग्जांपल ले सकते हो इसके अलावा भी। इस मेथड को हिट एंड ट्रायल मेथड के नाम से जाना जाता है। जितना हमारा अभी टॉपिक हुआ है उसी के बेसिस पे हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन, हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन और हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, और इसमें आपकी बैलेंसिंग आती है। अभी मैं आपको 3-4 एग्जांपल और समझा देता हूं ताकि आपको बैलेंसिंग अच्छी तरह क्लियर हो जाए। जैसे अभी मैं बात करता हूं BaCl2 प्लस Al2SO4 whole thrice, it gives BaSO4 प्लस AlCl3। अब यहां से आपकी बैलेंसिंग अच्छी तरह क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले सबसे बड़ा फॉर्मूला चेक करो, अब यहां पे नजर आ रहा है आपको ये, चलो ठीक है, ये आ रहा तो करते हैं इसके बेस पे। एल्यूमिनियम कितना है 2, यहां एल्यूमिनियम कितना 1, क्या करूं बैलेंसिंग के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके अलावा SO4 कितना थ्राइस, SO4 के 3 मोल हैं, जबकि प्रोडक्ट साइड देखो SO4 1 मोल है, तो 3 मोल के लिए अब यहां भी 3 से मल्टीप्लाई। चलो अब 3 से मल्टीप्लाई कर तो दिया, अब Ba कितना हो गया 3 मोल, और यहां Ba कितना है 1 मोल। अब इसको भी करो, कोई बात नहीं, इसको भी करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन सब को बैलेंस करने के चक्कर में हमारी जो क्लोरीन की जो मोल है वो डिस्टर्ब हो गए। चेक करते हैं डिस्टर्ब हुए नहीं हुए। Cl 3 2 जा 6 मोल, और यहां पे Cl 3 2 जा 6 मोल। तो इन सब को बैलेंस करते करते क्लोरीन के मोल अपने आप बैलेंस हो गए। अब आप चेक कर सकते हो कि Ba के यहां रिएक्टेंट साइड 3 मोल है, प्रोडक्ट साइड भी 3 मोल है, क्लोरीन 6, एल्यूमिनियम 2, SO4 थ्राइस, SO4 थ्राइस। और एग्जांपल आप ले सकते हो, Al प्लस CuCl2
इट गिव्स AlCl3 प्लस Cu। सबसे पहले वही कोई भी एक फॉर्मूला, आप इस फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हो या आप इस फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हो, अब किसी के भी थ्रू करो। एल्यूमिनियम 3 है, एल्यूमिनियम 2 है, अब ये तो पंगा हो गया। एल्यूमिनियम यहाँ 2 होते और वहां 1 होता तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता। एल्यूमिनियम यहाँ 3 होते, एल्यूमिनियम यहाँ 1 होता तो मैं सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर देता। लेकिन यहाँ 2 है, वहां 3 है, अब 2 और 3 को आपस में बैलेंस करो। कैसे करो? ये 2 है, ये 3 है, और बैलेंस करने हैं, कैसे करूं? तो मैं इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि ये 6 हो जाए, और मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि ये भी 6 हो जाए। तो इसकी जो मल्टीप्लाई होगी वो 2 से होगी, और जो इसकी मल्टीप्लाई होगी वो 3 से होगी। अब इस चक्कर में जो हमारे Cu और Al है, इनके मोल्स डिस्टर्ब हो गए। Cu 3 मोल, तो हमारे Cu के सामने भी अब 3 मोल लगाओ। Al 2, तो हमारे इस Al के सामने भी मैथ्स की 2 डिजिट लगा। इस तरह से हमारी ये केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस होती है। ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट ए कंप्लीट होता है। अब मैं बात करूंगा पार्ट बी की, जिसमें टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस बताई जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में बात करता हूं रिएक्शंस की। देखो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देखो अब जो मैं टाइप ऑफ रिएक्शन सब मैं आपको बताऊंगा, अब उसमें किसी प्रकार का कोई रट्टा नहीं होगा। हम उनके नाम से ही उनकी डेफिनेशन देंगे, उनकी डेफिनेशन को बेस बना के ही उनके एग्जांपल्स देंगे, और ये इतने प्यार से करेंगे कि सभी टाइप ऑफ रिएक्शंस उंगलियों पे हमारे याद होंगी। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, ध्यान से देखो, EX एग्जिट, थर्मल मतलब हीट, हो गया नाम से डिफाइन। वो रिएक्शन जिसके अंदर हीट एग्जिट होती हो, बाहर निकलती हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। रेस्पिरेशन बायो का एग्जांपल है। सांस आप अंदर बाहर, आप सांस बाहर छोड़ते हो, ध्यान से चेक करो, गरम गरम हवा बाहर निकलती हुई दिखाई दी, सांस बाहर निकलती हुई महसूस हुई, उसी को आप एक्सोथर्मिक एग्जांपल के रूप में यूज कर सकते हो। नहीं तो आप एग्जांपल दे सकते हो कि जब भी C+O2 CO2 बनता है तो साथ में हीट निकलती है। जितने भी कार्बन कंपाउंड्स, जितने भी आप कार्बन कंपाउंड्स को हीट कराते हो तो वो साथ में हीट, साथ में लाइट, ये सब भी देते हैं। तो वो मेरे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल है। बात करता हूं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। EN फॉर एंटर, थर्मिक मतलब थर्मल, थर्मल मतलब हीट। रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसके अंदर हीट एंटर करानी पड़ती हो, जिसके अंदर हीट एंटर करानी पड़ती हो, क्या कहलाते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं। एग्जाम्पल बायोलॉजी का अगर एग्जाम्पल दें तो ये मेरा जो एग्जाम्पल है वो क्या हुआ? नंबर 1 फोटोसिंथेसिस। पेड़ पौधे सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हिंदी में पढ़ते हो, तो उसमें हीट एंटर करानी पड़ रही है, आपको सनलाइट लेनी पड़ रही है, तो एग्जाम्पल हुआ। अब एक एग्जाम्पल और दिया था, आप ये देखो CaCO3 क्या बना? CaO + CO2। और ये कब बना? जब आपने हीट दी। जब आपने हीट दी तो ये रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुआ, इनमें टूटा, तो हीट दी, तो हीट देना क्या कहलाया? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाया। बात करते हैं
आयनिक रिएक्शंस की, मतलब वो रिएक्शन जिसमें आयंस मेन रोल प्ले करें। कौन? आयंस, आयनिक रिएक्शन कहलाएगी। जैसे कि ZnCu2 पॉजिटिव क्या बना दिया? Zn2 पॉजिटिव और Cu एज अ साइड प्रोडक्ट। अब 2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन Cu ने लॉस किए हैं, इसलिए पॉजिटिव साइन आया। ये मैं आपको धीरे धीरे हमारी जब रिडॉक्स रिएक्शन कंसेप्ट पे आएंगे, हम वहां तक पहुंचेंगे, तब वहां पे आपको बताया जाएगा। वो मेरी क्या है? आयनिक रिएक्शन कराई। अब बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। नाम से डिफाइन हो रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कंबाइन हुआ है। कंबाइन कैसे हुआ? कि 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हुए, एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया। 2 रिएक्टेंट के कंबाइन होने से एक सिंगल प्रोडक्ट का बनना कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। कैसे? Fe plus S it gives FeS, NH3 plus HCl NH4Cl। 2 रिएक्टेंट्स है, प्रोडक्ट बन रहा है एक तरह से अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो A प्लस बी इट गिव्स C। सिंपल लैंग्वेज में, सरल भाषा में अगर मैं बात करता हूं तो A प्लस बी इट गिव्स C। 2 रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाई। सेकंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें एक सिंगल कंपाउंड, एक सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, टूट जाए, बिखर जाए 2 या 2 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। जिसमें 2 रिएक्टेंट आपस में जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट बना दे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाए। एक सिंगल रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए, टूट जाए, बिखर जाए, डिकम्पोज हो जाए, स्प्लिट हो जाए 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाए। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन की टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। अब उसमें क्या करते हैं? A से B प्लस C D भी बन सकता है। अगर ऐसा होता है तो डिकम्पोजिशन कहलाता है। जब A से B प्लस C बने विद द हेल्प ऑफ हीट, with the help of heat, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। आप एग्जांपल के रूप में दे सकते हो, बार बार वही एग्जांपल मैं आपको यूज कर रहा हूं। CaCO3 डिकम्पोज करा दिया CaO प्लस CO2 की फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ हीट, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाई। अगर इसी रिएक्शन को मतलब A से B और C में कन्वर्ट कराना होता विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। आप एग्जांपल दे सकते हो H2O, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आपने डिकम्पोज कराया है H2 प्लस O2। बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, नहीं तो फिर ऑक्सीजन के मोल को हाफ कर दो, ये भी एक बैलेंसिंग में आ जाता है। तो क्या पता लगा? अगर आपने डिकम्पोज कराया है विद द हेल्प ऑफ हीट तो थर्मल डिकम्पोजिशन, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। और यहीं से पता लग रहा है थर्ड टाइप क्या है? फोटो। फोटो मतलब सनलाइट। अगर आपने डिकम्पोज करा दिया B प्लस C के अंदर विद द हेल्प ऑफ फोटो, फोटो मीन्स सनलाइट, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाई। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो AgCl, क्या बना? Ag प्लस Cl2। भाई हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ये कभी भी सिंगल फॉर्म में नहीं पाए जाते, हमेशा डाइएटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं।
ये बेसिक क्लास है, बेसिक क्लास में आपको बता रखा है Cl2 की फॉर्म में ही मिलेगा, H2 की फॉर्म में मिलेगा, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में मिलेगा, O3 की फॉर्म में मिलेगा। लेकिन नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट हाइड्रोजन ये रेयर केस होते हैं, ये जो 11th 12th में आते हैं तब आपको बताया जाता है। अब टॉपिक को बड़े ध्यान से समझो। AgCl किस में कन्वर्ट होता है? Ag प्लस Cl2। लेकिन अगर आप यहां सनलाइट ना दो, सनलाइट की प्रेजेंस ना हो, तो AgCl इसमें कन्वर्ट बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये कन्वर्ट होगा केवल और केवल सनलाइट की प्रेजेंस होने के कारण। इसलिए इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो नाम होगा वो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, क्योंकि ये डिकम्पोजिशन पॉसिबल है तो केवल और केवल सनलाइट के कारण पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। ये थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन और उसके टाइप्स। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है, स्थानांतरण कर देता है, विस्थापित कर देता है, विस्थापन कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। मतलब एक तरह से समझो कि ताकतवर कमजोर को दबा देता है, वो खुद उसकी जगह आ जाता है। मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इसमें होता क्या है कि A, B, C रिएक्ट करते हैं, तो C B से अगर ज्यादा रिएक्टिव होगा तो B को साइड कर देगा और खुद इसकी जगह आ जाएगा। जैसे A, C एज अ प्रोडक्ट बन जाएगा और B मेरा एज अ साइड प्रोडक्ट। और डिपेंड करता है कि C B से ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं। अब ये कैसे पता लगता है कि सर ये मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, ये उससे ज्यादा रिएक्टिव है, ये उससे कम रिएक्टिव है, ये उससे कम रिएक्टिव है, ये सबसे कम रिएक्टिव है, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? उसके लिए फिर हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है। हम उसी के बेसिस पे चेक करते हैं कि कौन एलिमेंट कितना ज्यादा रिएक्टिव है। PDF को साइड में खोला हुआ है, आप एक एक वर्ड अच्छी तरह देख सकते हो। आप वीडियो को पॉज करके एक एक क्वेश्चन, एक एक वर्ड, एक एक टॉपिक बड़े ध्यान से देख सकते हो। आप खुद के नोट्स तैयार कर सकते हो। जो हमारे पार्ट 1 में टॉपिक्स हुए थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के। बैलेंसिंग थी काफी सारी, उसमें हमारी लगभग एनसीईआरटी कंप्लीट कवर थी। साथ में और भी एक्स्ट्रा जो गेस्ट बुक हमारी वहां से ली गई थी, उनसे क्वेश्चन निकाले गए थे, तो उनको भी आप वीडियो पॉज करके खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप पढ़ने वाले बनो, पढ़ने की नियत रखो, हम आपके साथ हैं, पर पढ़ना आपको खुद पड़ेगा। तो आप वीडियो को पॉज करके उन टॉपिक्स को आप देख सकते हो। अब रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने की भी हम आपके लिए 3 ट्रिक्स लेके आए हैं। आप इस पूरी रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे भी याद कर सकते हो। आप प्लीज ब्रो स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा, आई लाइक हिम, हर कॉलिंग मी अ सिंपल प्लैटिनम गर्ल। यज्ञ क्रिस बेटा ने कार मांगी, ऑल्टो जैन फरारी, सन्नी पादिकोन बेकार है, सोना चांदी हनी च्यवनप्राश। आप ऐसे याद कर सकते हो। या फिर सिंपल वे में जो काफी बहुत मोस्टली बच्चे इसी तरह से याद करते हैं कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कॉल में समथिंग गुड। आप इस तरह से भी आप नॉर्मली इस पूरी रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हो। आप इस रिएक्टिविटी सीरीज में देखो कि जो मेरा पोटेशियम है ये मोर रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। आप चेक कर सकते हो कि जो मेरा पोटेशियम है ये मोर रिएक्टिव है, जबकि Au मेरा गोल्ड है वो मेरा लीस्ट रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्टिव है। हाइड्रोजन को बीच में रखा है, हाइड्रोजन से ऊपर लगभग जितने बनते हैं वो सब काफी रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर काफी अहम रोल प्ले करते हैं, और जो हाइड्रोजन से जो बिलो हैं, जो नीचे हैं, वो बहुत कम ही रिएक्टिव है, वो कम ही रिएक्शंस कर पाते हैं। तो इसी बेस पे हम चेक करते हैं कि कौन कितना रिएक्टिव है। उसके बाद आती है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इनके नाम से ही आपको अंतर नजर आ रहा है। दोनों में जो डिफरेंशिएट है वो केवल नाम से ही पता लग रहा है। कैसे? सिंगल जो
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें केवल एक रिएक्टेंट, मतलब एक सब्सटेंस, एक एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा था दूसरे एलिमेंट को, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में दो सब्सटेंस के बीच होगी, दो एलिमेंट आपस में डिस्प्लेस करेंगे एक दूसरे को। कैसे? ए बी सी डी। अब इसका मेटल इसकी नॉन मेटल के साथ निकल जाएगा और इसकी मेटल इसकी नॉन मेटल के साथ निकल जाएगा। ए डी के साथ एक नया कंपाउंड बना देगा और सी बी के साथ एक नया एलिमेंट बना देगा, नया कंपाउंड बना देगा। दो बार डिस्प्लेस होने के कारण डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाई। यह सेम एक तरह से एक कपल डांस की तरह है। अब जिसका मेल एक्सचेंज हो गया दूसरे फीमेल के साथ और उसकी फीमेल दूसरे मेल के साथ एक्सचेंज हो गई। आप नॉर्मली इस डांस को देखते भी हैं, समझ भी गए होंगे। अब बात करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बड़े ध्यान से समझना है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तभी पॉसिबल है तब रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट हो तभी। अगर मेरी रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट है तो ही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। क्यों? क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दौरान जो एक प्रोडक्ट बनेगा वो प्रेसिपिटेट होगा। कैसे? अब एग्जांपल देते हैं। AgNO3 प्लस KBr इट गिव्स AgBr प्लस KNO3। अब बड़े ध्यान से देखना है। अब Ag इसकी मेटल निकल के गई इसकी नॉन मेटल के साथ, बना दिया AgBr, और इसकी मेटल निकल के गई इसकी नॉन मेटल के साथ। Ag के साथ तो गया Br और K के साथ निकल गया NO3। तो इसमें जो AgBr है वो येलो कलर के प्रेसिपिटेट रिएक्शन के अंदर देता है। अब दो बार डिस्प्लेसमेंट हुई तो डबल डिस्प्लेसमेंट, और डबल डिस्प्लेसमेंट में एक प्रोडक्ट क्या है मेरा? प्रेसिपिटेट। इसलिए इस रिएक्शन का नाम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाती है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इफ वन ऑफ द प्रोडक्ट इज अ प्रेसिपिटेट या इनसोल्युबल सॉलिड इन वाटर इट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये आप इसका एग्जांपल दे सकते हो। अब बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। जब एसिड के इफेक्ट को बेस द्वारा खत्म किया जाए, नलिफाइड किया जाए, न्यूट्रल किया जाए, खत्म कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया जाए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। सिंपल है बिल्कुल। एसिड के इफेक्ट को बेस द्वारा नलिफाइड करना या वॉइस वर्सा, इसका अपोजिट कर दो, बेस के इफेक्ट को एसिड द्वारा खत्म कर देना, नलिफाइड कर देना, न्यूट्रल कर देना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस सोल्ट उसके अंदर भी पढ़ेंगे। अब बात करता हूं रिडॉक्स रिएक्शन की। अब रिडॉक्स रिएक्शन बड़े ध्यान से समझना बच्चों। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये जो वर्ड है आप इसका ही संधि विच्छेद करो, इसको स्प्लिट कर दो, दो अलग अलग हिस्सों में तोड़ दो। RED से बना रिडक्शन, OX से बना ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, रिडक्शन क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। रिडक्शन प्रोसेस को कराने वाले एजेंट कौन है, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन कराने वाले एजेंट का क्या नाम होता है? इस प्रोसेस को कराने वाले एजेंट को क्या बोलते हैं? उसके बारे में पढ़ते हैं। पर एक बात समझना कि किसी रिएक्शन के दौरान जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ दिखाई दे, दोनों एक साथ मिले, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाए। तो रिडॉक्स रिएक्शन के लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन दोनों का आना जरूरी है। अब बात करते हैं बारी बारी से ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती क्या है। सबसे पहले मैं बात करता हूं ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसके अंदर ऐड हो किसका? ऑक्सीजन का। नंबर 2, जिसके अंदर रिमूवल हो किसका? हाइड्रोजन का। कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होती हो, हाइड्रोजन रिमूव होती है, ऑक्सीडेशन कहलाती है। या फिर ये समझो आप
ऑक्सीजन एक तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिसके अंदर एडिशन हो किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। चौथी बात, हाइड्रोजन एक तरह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव में भी आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव में भी आता है, तो आप इसको चेक इलेक्ट्रोपॉजिटिव के तरह लेके चल के चलो, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो भी मेरी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। या फिर किसी भी रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, ओएल एक तरह से ऑक्सीजन एक तरह से ऑक्सीडेशन इन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर एक तरह की वैलेंसी ही होती है, वो आप 11th-12th में आगे आप इनके बारे में अच्छी तरह पढ़ोगे कि ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में क्या फर्क होता है, इसमें इंक्रीज होता हो, तो ये मेरे ऑक्सीडेशन रिएक्शन की होने की निशानियां हैं। क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन कब होगी, जब हाइड्रोजन रिमूव होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा, या फिर बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ते हैं, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाया, हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन कहलाया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का रिमूव होना ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाया, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना किसी भी रिएक्शन के अंदर तब भी ऑक्सीडेशन कहलाता है, और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना किसी भी रिएक्शन के दौरान तब भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। अब रिडक्शन में इसका अपोजिट करके चलेंगे बिल्कुल। अब रिडक्शन में क्या होगा, बिल्कुल जो वहां पॉइंट पड़े थे बिल्कुल उसकी तरह ही, बिल्कुल कैसे, नंबर 1 वहां पे ऐड हो रही थी ऑक्सीजन, यहां पे ऐड होगी एडिशन टू हाइड्रोजन, वहां पे रिमूव हो रही थी हाइड्रोजन, तो यार रिमूव होगी ऑक्सीजन, वहां पे ऐड हो रहा था इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब यहां ऐड होगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव, वहां ऑक्सीजन रिमूव हो रही थी, यहां रिमूव होगी इलेक्ट्रोनेगेटिव, वहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था, यहां पे होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा था, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा। अब आपको एक ट्रिक के माध्यम से इसको दोबारा समझा देते हैं, कैसे, ओह हेलो, ओ हेलो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ओ का मतलब है यहां पे ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन ऐड होगी जबकि यहां पे रिमूव होगी, HY हाइड्रोजन यहां पे रिमूव होगी जबकि यहां पे एडिशन होगा, ई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव, यहां एक्सेप्ट किया जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव को और यहां एक्सेप्ट किया जाएगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव को। एल का मतलब है यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जबकि रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा जबकि रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वो रिएक्शन जो दोनों ही कराती है
रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। जो ऑक्सीडेशन कराता है उस एजेंट को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। जो रिडक्शन रिएक्शन कराता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ऑक्सीडेशन नंबर किस में इंक्रीज हुआ किस में डिक्रीज हुआ इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। हाँ, कई बच्चे लॉस और गेन में कंफ्यूज हो जाते हैं, उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, एक ट्रिक है। ट्रिक का नाम है लियो द लोयन से घर। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन is called oxidation. Gain of electron is called reduction. तो ये रिडॉक्स रिएक्शन इस प्रकार होती है। मैं अब आपको एक इक्वेशन के माध्यम से बता देता हूं कि कैसे किसी भी इक्वेशन में मैं कैसे चेक कर सकता हूं कि रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, कैसे इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है और कैसे इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन रिएक्शन हुई है, कैसे इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। CuO plus H2 it gives Cu plus H2। बिल्कुल प्यार से आराम से ध्यान से चेक करो। CuO से क्या बना? CuO से Cu बना, मतलब बताओ, ऑक्सीजन का रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का लॉस, ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है? रिडक्शन। H2 से H2O बना, H2 से H2O बना, मतलब ऑक्सीजन ऐड कर दी गई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाई? ऑक्सीडेशन। चलो ये बात पता लग गई। अब ध्यान से चेक करो, तो CuO से Cu बना मीन्स रिडक्शन हुई, और CuO रिडक्शन कराने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। ऐसे ही H2 से क्या बना? H2O, तो इसका मतलब जो मेरा H2 है वो मेरा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और जो एजेंट सिलेक्ट किए जाते हैं वो हमेशा रिएक्टेंट से सिलेक्ट किए जाते हैं, कभी भी प्रोडक्ट से उसका कोई लेना देना नहीं होता। अब इस रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखो तो इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, रिड्यूसिंग एजेंट भी है। तो ये कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कोरोजन की। कोरोजन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप ऑफ द मेटल्स ड्यू टू अटैक ऑफ atmospheric gases such as oxygen, carbon dioxide, hydrogen sulfide, water vapors, etc. on the surface of the metal so as to convert the metal into oxide, carbonates, sulfide, etc. is known as corrosion. तो एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर स्लोली 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 खाया जाता है, धीरे धीरे धीमे धीमे किसी मेटल्स को। कैसे? एटमॉस्फेरिक गैसेस के अटैक होने के कारण। कौन सी गैसेस है? ऑक्सीजन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, वाटर सल्फाइड हो सकती है, वाटर वेपर्स हो सकते हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। और कहाँ? किसी मेटल की सरफेस के ऊपर। कैसे उसको कन्वर्ट कर देते हैं? वो किसके अंदर? मेटल्स के ऑक्साइड्स में,
उसके कार्बोनेट्स में, उसके सल्फाइड्स में, उसी को क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। नॉर्मल जंग लगना मेरा कोरोजन कहलाता है, लेकिन लोहे पे जंग लगना रस्टिंग ऑफ द आयरन कहलाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो Fe2O3.XH2 होता है। यहाँ पे जो मेरे x मोल है वो डिपेंड करता है कि वाटर मोलिक्यूल किस एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, कितनी मॉइस्चरिटी है, कितनी नमी है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसकी इक्वेशन हम यहाँ दे सकते हैं, Fe + H2 + O2 इट इज Fe2O3.XH2O हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अब इसकी प्रिवेंशन क्या, बचाव क्या है? आप इसको पेंट करके, ग्रीसिंग करके, ऑयल करके, गैल्वेनाइजेशन करके, मतलब इसको बचाव कर सकते हो। आप नॉर्मल पेंट करते हो, खासकर कब? रेनिंग सीजन में। रेनिंग सीजन में इसकी रफ्तार तो बहुत तेज हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है। इसलिए हम कोशिश यही रहती है हमारी कि रेनिंग सीजन के बाद नॉर्मली हम सर्दियों में दिवाली के आसपास दोबारा फिर घर में सफाई करके दोबारा पेंट वगैरह कराया जाता है। उसका जो मेन रीजन है वो यही होता है। आप ग्रीसिंग करके, ग्रीस करते हैं लोहे के पार्टिकल्स पे, या आपकी बाइक है, आपकी बाईसाइकिल है, उनकी जो चैन होती हैं आप उसमें भी ग्रीसिंग वगैरह करते हैं। उसका भी जो कुछ जो रीजन है वो यही है। उसके बाद गैल्वेनाइजेशन करते हैं, एक तरह से कोटिंग होती है। जैसे चांदी के जो आपके आभूषण होते हैं, ज्वेलरी होती है, उनके ऊपर सोने की एक तरह की परत चढ़ा देना, सोने का पानी फेर देना, एक तरह से वो उसकी तरह ही वो प्रोसेस होती है। रैंसिडिटी वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर खाने को खाना स्पॉइल्ड हो जाता है एक तरह से ऑक्सीडेशन के कारण। स्पेशली जो आपकी गर्मियों का जो मौसम होता है, जो समर वेकेशन होती है आपकी, खासकर उसमें रैंसिडिटी इस प्रोसेस को बोलते हैं। इसके अंदर उसकी जो टेस्ट है, जो स्मेल है, जो कलर है, वो लगभग सब चेंज हो जाता है। आप नॉर्मल एक चिप्स के पैकेट से समझ सकते हो। एक चिप्स का पैकेट जब तक भरा हुआ है, जब तक उसकी एक्सपायर डेट नहीं होती, वो तब तक अच्छा है, तब तक ठीक है। लेकिन जैसे अगर आप उसको खोल देते हो और वो एयर के टच में आ जाता है, तो वो 5, 10, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद पसीज जाता है, एक तरह से रैंसिड हो जाता है। आप वो खाने के लायक नहीं हो जाता, खाने के लायक रहता ही नहीं वो। तो इसके प्रिवेंशन है, बचाव है। आप एंटीऑक्सीडेंट को यूज कर सकते हो, जैसे कि BHA हो गया, BHT हो गया, और आप वैक्यूम पैकिंग कर सकते हो, या फिर नाइट्रोजन गैस द्वारा उसको रिप्लेस कर सकते हो, या फिर रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हो। रेफ्रिजरेटर में खाना को रखा जाता है, कोशिश करो कि जो ठंडा खाना है वही रेफ्रिजरेटर में रखा जाए। रेफ्रिजरेटर के अंदर नाइट्रोजन गैस होती है, वो खाने को स्पॉइल होने से बचाती है। लेकिन जो गर्म खाना है, अगर आप उसको रेफ्रिजरेटर में यूज करते हो तो वो एक तरह से जहर का काम करेगा। आप सिंपल शब्दों में समझो। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसी के बेस पे फिर मैंने 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 5 मार्क्स के ये क्वेश्चन बनते हैं। आप वीडियो को पॉज कर करके आप नॉर्मल देख सकते हो। हर एक क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। जिस बच्चे को जिस भी टॉपिक में, जिस भी क्वेश्चन में, जिस भी आर्टिकल में कोई भी डाउट हो, आप कमेंट छोड़ सकते हो। दोबारा ये चैप्टर 2 मिनट के अंदर एक बार आपके दिमाग में दोबारा फिर डलवा देते हैं। तो इस चैप्टर में हमने बात करी फिजिकल चेंज की, केमिकल चेंज की, रिएक्टेंट्स की, प्रोडक्ट्स की, बात करी केमिकल रिएक्शंस की, केमिकल रिएक्शंस की 2-3 डेफिनेशंस की, बात करी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी? चेंज इन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस, वेरी गुड। चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, और चेंज इन कलर। और बताया था भी एक रिएक्शन के दौरान कई बार एक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ 2, 3, 4, 5 बहुत देखने को मिलती है। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, इन सब के मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूं। उसके बाद बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। क्या था? एक शॉर्ट हैंड मेथड था जो रिप्रेजेंट करता था किसी केमिकल रिएक्शन को, उनके सिंबल, उनके फॉर्मूलाज के अंदर, लेफ्ट हैंड साइड भी, राइट हैंड साइड भी, मतलब रिएक्टेंट भी, प्रोडक्ट भी। फिर हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, कैसे? बहुत सारे स्टेप थे। रिएक्टेंट को हमेशा इस तरफ लिखेंगे,
प्रोडक्ट को ऐसे लिखेंगे, उनके बीच में प्लस के साइन लगाएंगे, चाहे वो 3 रिएक्टेंट हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी प्रोडक्ट क्यों ना हो, और साथ में ब्रैकेट में उनके साथ उनकी फिजिकल स्टेट लिखते थे। सॉलिड के लिए एस, लिक्विड के लिए एल, गैस के लिए जी, अपवर्ड एरो भी, हाँ अपवर्ड एरो भी। उसके बाद एक्वस के लिए ए क्यू, एक्वस पता होगा एक्वस जो द्रवित होता है, जो पानी होता है जिसके अंदर, जो हाइड्रस होता है, जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड, ये एसिड में बताया आपको, बताएंगे भी आप दोबारा, फिर एक वीडियो आएगी आपके एसिड बेस सोल्ट की, उसमें आपको बताएंगे डाइल्यूट। अब जिसके अंदर एसिड की अमाउंट कम हो, पानी ज्यादा हो। कंसंट्रेटेड, स्वेलिंग भी बड़ी, एसिड भी बड़ा, जिसमें एसिड ज्यादा हो पानी कम हो। उसके अलावा क्या पढ़ा था भाई, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया जाता है एरो से। उस एरो के ऊपर टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, कैटलिस्ट होंगे। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने का काम करते हैं। उसके बाद क्या पढ़ा था, याद करो, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसके अंदर नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल नहीं थे नंबर ऑफ मोल्स के अंदर। फिर क्या पढ़ा आपने, उसके बाद आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। फिर आपने इसी मास को बेस बना के बैलेंसिंग की, कैसे की, हेट एंड ट्रायल मेथड से, बड़े फॉर्मूले, उसके अकॉर्डिंग उसके आसपास रिएक्टेंट प्रोडक्ट सभी को बैलेंस करना, पर एक ब्रैकेट के साथ। ब्रैकेट मतलब उसको छेड़ना नहीं आपको, उसके आगे लगाना जो भी लगाना। फिर बैलेंसिंग के एग्जांपल्स करने हैं। उसके बाद फिर एक्सोथर्मिक, जिसके अंदर हीट एग्जिट होती हो, एंडोथर्मिक, जिसके अंदर हीट एंटर कराई जाती हो, आयनिक रिएक्शन, जिसके अंदर आयंस मेन रोल प्ले करते हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसके अंदर एक प्रोडक्ट तैयार हो, कैसे, दो रिएक्टेंट के कंबाइन होने से, Fe प्लस एस, FeS, H2 प्लस O2, H2O। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसके अंदर एक रिएक्टेंट डिकम्पोज हो जाए दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर, और वो विद द हेल्प ऑफ हीट है तो थर्मल डिकम्पोजिशन। CaCO3 डिकम्पोज करा दिया विद द हेल्प ऑफ हीट, CaOCO2 बन गया। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, H2O, H2 प्लस O2, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, AgCl का एग्जांपल लिया था, Ag प्लस Cl2, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताई, क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक बार डिस्प्लेस हुई तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराई। अगर एक बार डिस्प्लेस ना होकर दो बार डिस्प्लेस होते तो सिंगल की बजाय डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती। अब उसका पार्टनर उसके पार्टनर के साथ एक्सचेंज, उसका पार्टनर उसके पार्टनर के साथ एक्सचेंज, उसकी मेटल उसकी नॉन मेटल ले उड़ा, और उसकी मेटल उसके नॉन मेटल के साथ। तो दो बार डिस्प्लेसमेंट होने के कारण डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब जिसके प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट होगा। प्रेसिपिटेट क्या बताए थे, रिएक्शन के दौरान डाउनवर्ड एरो, और होते क्या थे, दो लिक्विड को मिक्स कराने से जो सॉलिड सब्सटेंस तैयार होके आता था, जो इनसोलेबल था, वही मेरा प्रेसिपिटेट कहलाता था। दो सॉल्यूशन को मिक्स करा के हीट कराया, क्रिस्टल तैयार करे, वही क्रिस्टल कहलाए, वही प्रेसिपिटेट कहलाए। ये अलग अलग कलर के होते हैं। अब जैसे जो मैंने एग्जांपल दिया था उसमें येलो कलर के प्रेसिपिटेट थे। उसके बाद बात करते थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, जब एसिड के इफेक्ट को बेस द्वारा नलिफाइड कर दिया जाए, न्यूट्रल कर दिया जाए, या बेस के इफेक्ट को एसिड द्वारा न्यूट्रल कर दिया जाए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाई। उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन में आपने क्या पढ़ा भाई, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों को एक साथ होना है एक ही रिएक्शन के अंदर, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाई। रिडॉक्स में दोनों एक साथ होंगी, ऑक्सीडेशन भी देखने को मिलेगा और रिडक्शन भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती क्या है, अब जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होती हो, हाइड्रोजन रिमूव होती हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होते हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव होते हो, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता हो और इलेक्ट्रॉन का लॉस होता हो तो ऑक्सीडेशन है।
रिडक्शन इसका अपोजिट हो गया। कैसे हो गया? उसमें हाइड्रोजन ऐड होगी, ऑक्सीजन रिमूव होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव होंगे। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा। वो एजेंट जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करा रहे थे रिड्यूसिंग एजेंट कहलाए, और वो एजेंट जो रिडक्शन रिएक्शन करा रहे थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाए। उसके बाद हमने टॉपिक पढ़ा था कोरोजन। भाई मेटल की सरफेस के ऊपर हमारी जो एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं, बहुत सारी गैसेज थी, वो रिएक्ट करती हैं, उसकी जो मेटल है उसको कन्वर्ट कर देती है उसके ऑक्साइड में, उसके कार्बोनेट्स वगैरह में। उसकी इस प्रोसेस को कोरोजन बोल देते हैं। लोहे पे स्पेशली लगती है, लोहे पे स्पेशली लगने के कारण इसका नाम रस्टिंग ऑफ आयरन पड़ा। हुआ क्या? आयरन फॉर्मूला Fe, किसकी प्रेजेंस में? एयर की प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन। साथ में क्या? वाटर मॉलिक्यूल H2O रिएक्शन करा दी, Fe2O3 डॉट XH2O बन के आ गया। XH2O डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ वाटर मॉलिक्यूलिटी कितनी है, वो मॉइस्चरिटी कितनी है। उसकी प्रिवेंशन थे भाई, आप उसको ऑयल कर सकते हो, ग्रीस कर सकते हो, पेंट कर सकते हो, कोटिंग कर सकते हो, गैल्वेनाइजेशन करा सकते हो। पहले एनसीडीटी पढ़ा था भाई, खासकर समर के टाइम होता है, हमारा जो फूड है स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है, और एनसीडीटी होती है। उसकी प्रिवेंशन बताई थी भाई, आप नाइट्रोजन गैस से उसकी रिप्लेसमेंट करा दो, रेफ्रिजरेटर में रख दो, वही स्पेशल पैकिंग करके रखो। तो वो आप इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं। अभी भी किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो वो अपना कमेंट छोड़ सकता है। पूरी कोशिश रहेगी कि उसकी उस प्रॉब्लम का समाधान किया जाए, सॉल्यूशन किया जाए। जितने भी क्वेश्चंस हैं आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। कोशिश रहेगी कि वीडियो के नीचे लिंक के साथ इस पीडीएफ को भी शेयर करने की, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सकें और अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आए। और डर से कोई भी काम अच्छा नहीं होता, इसलिए परीक्षा से डर बिल्कुल खत्म करना है। परीक्षा का कोई डर नहीं होना चाहिए। तो अपने ऊपर विश्वास रखो और अपना बेस्ट दे दो। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड लक।